This is a mock interview conducted by Forum IAS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent professors, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of the program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the personality test conducted by UPSC. Megam sir. Come in. Morning sir. Please sit down. Good morning. Thank you sir. चंद्रशेखर कुमार जी, Yes sir. आपकी हिंदी मीडियम में होगी जी सर. इंटरव्यू. मैं पॉलिटिकल साइंस में एग्ज़ाम दिया था. अभी आप इंफॉर्मेशन सर्विस में काम कर रहे हैं ना? Yes sir. आकाशवाणी अहमदाबाद सर. अहमदाबाद. 21 से 2 साल हो गए. सर. ये आपका पहला अटेम्प्ट है क्या? मैंने पहला इंटरव्यू है. सर इंफॉर्मेशन सर्विस सर यूपीएससी द्वारा ही हाँ, वो conduct- पहला रहा होगा. तो सर ये मेरा 4th इंटरव्यू है और 4th इंटरव्यू है. यस सर. अच्छा अच्छा. आप कच्छ गुजरात से आते हैं. यस सर. प्लेस ऑफ बर्थ है कि वहाँ आप रहे हैं? सर कुछ सालों तक रहा हूँ सर, 10वीं क्लास तक सर. फिर पढ़ाई कहाँ हुई है आपकी? सर पढ़ाई 11-12 मेरा सर आनंद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, डीएन हाई स्कूल सर. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आनंद डिस्ट्रिक्ट. अच्छा, ये गुजरात में है. यस सर. वहाँ से स्कूल कहाँ से किया आपने? सर दीनदयाल हाई स्कूल खंबात तहसील है सर, आनंद में. आपने अपने हॉबीज में लिखा है फॉलोइंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स यस सर. और प्लेइंग क्रिकेट. यस सर. इंडियन फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स अभी जो हाल में हो रहे हैं उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा. जो यस सर. रेड सी में क्या हो रहा है अभी, जो काफ़ी समाचार पत्रों में आ रहा है, उसके बारे में. सर रेड सी में जो हाउथी रिबेलियन है उसके द्वारा सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में जो शिप्स हैं उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, और कुछ इंडिया की और जो इंडिया में जो माल सामान आने वाली शिप्स हैं उसके भी टारगेट हो रहा है सर. तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं? कुछ कंट्रीज़ की एक कमेटी भी बनी थी, आपको जानकारी है? सर यूएस लेड ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के अंतर्गत यूएस, यूके और दूसरे भी 10 के आसपास कंट्रीज हैं जो साथ दे रहे हैं, जिसमें इंडिया ने साथ नहीं दिया है अभी, और फ्रांस वगैरह भी सोच रहा है फ्यूचर में क्या कोर्स लिया जाए. जिनको उसमें रखने का तय हुआ था उसमें से कुछ कंट्रीज़ नहीं सपोर्ट कर रही हैं. कौन से कंट्रीज़ हैं? सर जो मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, प्लस अभी इटाली, फ्रांस और इंडिया अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया, जापान वो भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है सर. तो ये जो हो रहा है वहाँ, ये यमन की जो भी संस्था है जो कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है? सर हाउथी रिबेलियंस कर रहे हैं. हाँ, वो सर ईरानियन बैक्ड रिबेलियन माने जाते हैं. तो ये है कि सर इजराइल और जो गाजा के बीच वॉर हो रहा है, तो जो कंट्री इजराइल की कंपनियों के साथ अच्छा रिलेशन रख रहे हैं उसको सर ये लोग टारगेट कर रहे हैं. अच्छा, ये जो इज़राइल हमस या इज़राइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है सर, इसका इतिहास के बारे में आप कुछ बताएंगे? क्यों, कब से हो रहा है, इस तरह से क्यों हो रहा है? सर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1948 में सर एक इजराइल नामक देश की रचना हुई थी वहाँ पे कॉलोनियल पावर्स के द्वारा. तो इसकी वजह से जो पैलेस्टाइन्स वगैरह को, पैलेस्टीनियंस को लग रहा है कि हमारी मातृभूमि पे कब्जा कर लिया है, और उसकी वजह से और फिर धीरे धीरे सर जो 3-4 वॉर्स हुई हैं उसकी वजह से एनिमिटी बढ़ती जा रही है, और जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है
उसमें भी सर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है सर, तो इसकी वजह से। इसका हिटलर से कोई संबंध है? सर दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने यहूदी लोगों पे अत्याचार किया था, जेनोसाइड वगैरह, तो उसकी वजह से जो यहूदी लॉबी है वो फ्रांस और यूरोपियन देशों में थोड़ी पावरफुल थी, तो उसको धीरे धीरे यहाँ अपने जो एंशियंट लैंड है वहाँ पे बसाने की कोशिश की गई, और इसकी वजह से मैं भी सर कि इजराइल कुछ रिलीजियस एंगल भी है वहाँ के वॉर के से कनेक्टेड? सर जो वहाँ पे जो पैलेस्टाइन और जेरूसलेम है सर, उसमें सर क्रिश्चियन प्लस यहूदी प्लस मुस्लिम तीनों जो रिलीजन है उसके होली प्लेस हैं, और वो तीनों ही मानते हैं कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, उसकी वजह से सर इशू हो रहे हैं सर। आप गुजरात से आते हैं, यस सर। ये गिफ्ट सिटी के बारे में आपने सुना है? यस सर। क्या है ये गिफ्ट सिटी, कहाँ है? सर वो गांधीनगर के पास ही बना हुआ है, उसको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी कहते हैं सर, जिसमें सर इंडिया का टारगेट है कि लंदन, सिंगापुर और दुबई जैसे जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर है उसकी तरह बनाया जाए, जिसमें इंडिया की कंपनीज भी फॉरेन कैपिटल यूज़ कर पाएँ, प्लस जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो भी इंडिया में अपना ट्रेडिंग करें सर, इस तरह के सर एक विजन है सर। आपको लगता है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? यस सर, जो 4-5 सालों से हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे सर बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड वो आए हुए हैं, प्लस ग्लोबल बैंकिंग कंपनियों ने अपना खोला है, इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं, और धीरे धीरे मे भी वहाँ सर दूसरी कंपनियों आने से सर एक इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी बढ़ेगा सर, तो मे बी फ्यूचर में जो सर्विस सेक्टर है उसमें सर अच्छा बेनिफिट हो सकता है सर। अच्छा, गुजरात हमारे देश में किस लेवल पे आती है, क्या रैंक होगा जीडीपी के मामले में, स्टेट जीडीपी? सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, बट 4th या 5th रैंक होना चाहिए, और सर 8.3% ऑफ इंडिया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सर गुजरात। 8.3%। यस सर। ये गुजरात की लिटरेसी परसेंटेज क्या होगी? सर 2011 के सेंसस से मुझे आपसे 74%, बट जो लेटेस्ट एक्स्ट्रापोलेशन हो रहा है उसमें सर 80% दिखा रहे हैं सर। 80%। यस सर। महिलाओं का कितना, पुरुषों का कितना? सर जो लास्ट सेंसस की मुझे आपसे महिलाएं 65% के आसपास है, और पुरुष में 82-84%। गुजरात में कृषि क्षेत्र में यस सर। पिछले कुछ 10-15 साल से, 20 साल से कहा जाता है कि बहुत अच्छे काम हुए। यस क्या ऐसा विशेष कार्य हुआ है गुजरात में? सर मुझे लग रहा है कि जो कैश क्रॉप है उसको काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि कॉटन है, कस्टर्ड ऑयल है, प्लस धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर में भी जो पॉमीग्रेनेट्स हैं, डेट्स है, उसका बढ़ावा देने के कारण सर मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूअस लास्ट 15 ईयर में CAGR 12 से 14% के आसपास एग्रीकल्चर CAGR रहा है सर। अच्छा, यस सर। आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सर्विस में हैं। यस सर। आप मैंने देखा कि IAS का आपने ऑप्शन दिया है नंबर 1। यस सर। ऐसा क्या आपको लग रहा है कि आपको IAS में आने से आप सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे, क्यों ऐसा? सर मैंने जब BDO की जॉब में कर रहा था उस टाइम मैंने ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन देखा था सर, और मुझे लगा कि जो IAS है उसका जो वर्क एरिया है वो बहुत वाइड है, प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का भी एक्सपीरियंस होता है, तो इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर IAS में थोड़ी ज़्यादा है सर।
ठीक। आप चंद्रेश कुमार, यस सर। क्या मीनिंग है तुम्हारे नाम का? सर चंद्रेश मीन्स चंद्र को धारण करने वाला, तो सर शिव जी होंगे सर। चंद्रेश, अभी आप आकाशवाणी अहमदाबाद में काम कर रहे हो ना? यस सर। अभी आज की इंफॉर्मेशन डिजिटल एज में यस सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, इनकी यूटिलिटी बची है, या क्या अभी इनकी मतलब कितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स है आपके पास? सर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई टीआरपी का सर्वे हुआ नहीं है आकाशवाणी में, तो वो नहीं, बट जो रीच है वो इंडिया के 99% पॉपुलेशन में रीच हमारी है एफएम की, एएम की, और 92% जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। प्लस सर हम जो न्यूज़ देते हैं वो 180 डायलेक्ट्स में पास की जाती है, तो सर दूर दराज के इलाकों में सर अभी भी मैं समझता हूँ रिलेवेंस है। प्लस जो कुछ भी एक नॉन बायस न्यूज़ देना है वो सर अभी भी आकाशवाणी दे रहा है। एफएम और एएम में क्या फ़र्क है? सर एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है और एएम है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और ये दोनों की वजह से सर हम किस तरह से वेव्स प्रोपोगेट कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को कैरी करवा रहे हैं उसका सर माध्यम। तो आकाशवाणी एएम क्यों चुनता है, एफएम क्यों नहीं? एएम सर, एएम की रीच काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी बाइंड स्कीम आई है उसमें सर एफएम को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि उसमें क्वालिटी सर काफ़ी अच्छी होती है, बट नंबर ऑफ ट्रांसमीटर आपको बढ़ाने पड़ेंगे सर। अच्छा सर इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा में क्या फ़र्क है? सर इंफॉर्मेशन कोई एक प्लेन इंफॉर्मेशन है, मैं मान रहा हूँ फैक्ट हो सकते हैं, डेटा हो सकते हैं, बट प्रोपेगेंडा में सर आपका मैलाइन इंटेंशन होना चाहिए और एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं सर। कोई यूटिलिटी है प्रोपेगेंडा की? सर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हर एक कंट्री या कोई भी सोशल इश्यू पे सर प्रोपेगेंडा होता है सर। मतलब यूटिलिटी है उसकी कि नहीं? इंडिया अगर प्रोपेगेंडा मान लो करता है तो किन केसेस में तुम्हें लगता है कि ठीक होगा करना, या कहीं नहीं होगा? सर प्रोपेगेंडा कुछ चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि वॉर की सिचुएशन है तो आपको नैरेटिव बनाने पड़ेंगे, या कोई टैक्टिकल गेम्स के लिए आप प्रोपेगेंडा कर सकते हो सर। कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव आपको पता है क्या बोलता है? सर कांट जी का मानना है कि आपके जो हृदय में जो बेसिक इंट्यूशन है उसको फॉलो कीजिए, और एनी सिचुएशन में आपको जो आपका कर्तव्य है उसको फॉलो करना है सर। अच्छा, एक एथिकल प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी एक्शन तब एथिकल होगा जब उसको अगर सब करने लगे तो वो सस्टेनेबल हो और जस्टिफाइड हो, ठीक है? यस सर। तो प्रोहिबिशन जो लॉ गुजरात में है, बिहार में है सर, क्या ये स्केलेबल है ऑल ओवर द कंट्री? सर आई थिंक जो प्रोहिबिशन लॉ है उसमें सर सोशियो इकोनॉमिक जो कल्चर है उसको देखना चाहिए, और जिस तरह से अगर लोगों की राय बन रही है पॉजिटिव में तो ही सर इम्पोज करना चाहिए सर। ओके सर तो आपके हिसाब से इंडिया के और कौन कौन से स्टेट्स में प्रोहिबिशन किया जा सकता है एज पर द यार्डस्टिक, जो यार्डस्टिक तुम बता रहे हो उसके हिसाब से? सर मैं अभी उस बारे में एकदम सोच नहीं पा रहा हूँ सारे स्टेट में कौन कौन से स्टेट में हम लागू करवा सकते हैं सर। अच्छा ठीक है। और हॉबी है तुम्हारी इंटरनेशनल रिलेशंस की फॉलो करने की? फॉलोइंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्यों, क्या अच्छा लगता है वो करने में? सर जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने को मज़ा आता है और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या इंडिया के रिलेशन किस ओर जा रहे हैं। तो इस बारे में सोचने से मतलब इसकी क्या यूटिलिटी है आज के ग्लोबल वर्ल्ड में, फॉरेन पॉलिसी समझने की, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की या उसको परसू करने की क्या यूटिलिटी है? सर यूटिलिटी एट इंडिविजुअल लेवल और स्टेट लेवल? बोथ। सर एक इंडिविजुअल लेवल पे मुझे पता चलेगा कि हमारी कंट्री किस ओर हेड कर रही है या ग्लोबल चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं और उसका इंडिविजुअल की लाइफ के क्या इम्पैक्ट होगा सर। ठीक है। और एज अ कंट्री तो सर हमें समझना ही चाहिए कि वर्ल्ड एक जियो पॉलिटिकल में कंपटीशन होती है
और फ्यूचर में हमें नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो एक वेल अवेयर सिटीजन रहना चाहिए सर। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो लोगों को इंडिविजुअली फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है वही फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में भी जाए? सर आइडियली ये होना चाहिए, बट सर कुछ कंपल्सन होते हैं, प्लस एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरह का है कि सर फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन सर्विस है उसमें कुछ ही लोग जा पाते हैं सर। तो मतलब तुम क्यों नहीं जाना चाहते फॉरेन सर्विस में, जब इंसान का जनरली यही इंटेंशन होता है ना कि मेरा करियर और मेरा हॉबी मैच कर जाए सर। तो तुम्हारे केस में तो दैट वुड हैव बीन, मतलब अगर तुम पहले पे वो भर देते तो बेस्ट हो जाता। सर तो क्यों नहीं जाना चाहते? सर एक चीज़ है कि मेरी वाइफ स्टेट गवर्नमेंट में है फर्स्ट, तो उसकी वजह से सर डेप्यूटेशन करवाने में वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और प्लस मुझे ये मैं फॉरेन पॉलिसी पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे सोशल इश्यू प्लस जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है उसमें काम करने में मुझे मज़ा नहीं है सर। मैं प्रेफर करूँगा वो भी सर। ठीक है सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ जी, चंद्रेश जी। यस मैम। हाँ, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ सर। एकदम बढ़िया है। आप कच्छ से हैं। यस मैम। अब मुझे ये बताइए कि अभी जो एक गुजरात सरकार के द्वारा ये जो चलाया जा रहा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्या है इसमें छुपा हुआ ऐसा? कच्छ नहीं देखा और कुछ नहीं देखा, वो एक एडवर्टाइज कैंपेन है जिसकी मदद से गुजरात कच्छ में टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो कच्छ में एक जो प्रिस्टाइन ब्यूटी है डेजर्ट की, वाइट डेजर्ट की, उसको प्रमोट कर रहे हैं। प्लस हम धीरे धीरे बीच टूरिज्म और रूरल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ रूरल टूरिज्म स्पेशली कच्छ के जो स्पेशल कुछ विशेषताएं जो हैं आप मुझे बताइए। मैम एक तो जो वाइट डेजर्ट है वो पूरे आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इस टाइप की ब्यूटी नहीं है। प्लस जो कच्छ का कल्चर है एकदम हारमोनियस है। प्लस आप वहाँ भूंगा क्या होता है? यस मैम, भूंगा एक मिट्टी से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, मिट्टी और ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रेडिशनली लोग रहते कच्छ तो हैं। स्पेशली जाना जाता है भूंगा के लिए, लोग जाते हैं उसे देखने के लिए। यस मैम। तो मिरर वर्क भी कह सकते हैं हम लोग। मैम मड हाउस पे मिरर वर्क किया जाना, दैट इज भूंगा। यस मैम। ओके प्लस रंगोली वगैरह होता है, प्लस तोरण वगैरह होता है सब मैडम। ओके। अच्छा आप ये बताइए, कच्छ वाले रीजन में वाइट फ्लेमिंगो बड़े फेमस हैं, यस मैम। क्या है ये? और उन्हें पिंक सुरखाब भी बोला जाता है, जी मैम। क्या है ये? वो एक माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो ठंड की ऋतु में साइबेरियन वगैरह से या सेंट्रल एशिया से गुजरात में आते हैं जनरली हैचिंग के लिए। प्लस गुजरात का वो स्टेट पक्षी भी है मैम। ओके। यस अच्छा, रोगन आर्ट बड़ा फेमस रहा, मैम। जी मैम। क्या है वो? रोगन आर्ट मैम वहाँ की लोकल पेंटिंग कला है। स्पेशली ये इंडिया से ज़्यादा विदेशों में लोकप्रिय हो चुका है आज के समय पे। मैम उतना मुझे डिटेल में नहीं पता है कि विदेश, बट रोगन आर्ट में जो कस्टर्ड ऑयल है ओके उसके ऑयल को यूज़ करते हुए मैम पेंटिंग बनाई जाती है मैम। ओके ओके। चलिए अब कुछ और प्रश्न पर आते हैं। मुझे ये बताइए, अभी हाल फिलहाल मालदीव, भारत और चाइना, यस मैम। ठीक है ना, ये बड़ा चर्चा का विषय रहा। यस इन सारी परिस्थितियों में चूंकि सोशल मीडिया पे लगातार प्रतिक्रियाएं भी आई, तो आप मुझे ये बताइए कि इस सर्कमस्टांसेस में चाइना जो है, यस मैम। चाइना को क्या बेनिफिट मिल सकता है और भारत का इसके लिए क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मैम लार्जर जियोपॉलिटिक्स गेम में देखा जाए तो चाइना को सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में अपना डोमिनेंस या बनाना होगा, प्लस एनर्जी सप्लाई को रखने के लिए। तो जो मालदीव्स है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, उसमें मैम वो अपने बेस बना के या अपने प्रो फ्रेंडली गवर्नमेंट रखने के कारण उसको बेनिफिट हो सकता है। और मैम आपका क्वेश्चन दूसरा मैम क्या था? हाँ, मेरा ये कि भारत को क्या करना चाहिए इस परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस में, चूंकि भारतीयों के द्वारा भी रिएक्शन आया, इंडियन गवर्नमेंट को क्या एक्शन, आपको क्या लगता है कि क्या लेना चाहिए इसके लिए? आई थिंक मैम
जो वहाँ की दोनों पक्ष की पार्टियां हैं उसको कॉन्फिडेंस में लेके बात करनी चाहिए। और दूसरा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की कैपेसिटी है उसको थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। प्लस पीपल टू तो आपको क्या लगता है ये जो पूरा जो टेंशन क्रिएट हुआ ये स्पेशली दोनों पार्टियों की वजह से हुआ है क्या, कि वहाँ पार्टी चेंज हुई जिसका असर दिखने लगा? यस मैम, एग्जैक्टली मैम। वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो थोड़ी इलेक्शन के टाइम थोड़ी हाइपर नेशनलिज्म का कार्ड खेलते हैं और उसकी वजह से मैम ये हुआ कि इंडिया आउट कैंपेन हो गया। अच्छा Yes. तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? वहाँ की जो पार्टी भारत को सपोर्ट करती है उसके साथ संबंध अच्छे बनाए जाने चाहिए, या जितनी पार्टियां वहाँ हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने की ज़रूरत है? आई थिंक आइडियली मैम जितनी भी पार्टियां हैं उसको कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी कंटिन्यूअसली पावर में रहेगी। प्लस लोगों को हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के जो कुछ भी इशू हैं वो हमें मैम सॉल्व करने चाहिए। अच्छा अब मुझे ये बताइए, आपका गुजरात जो है वो टूरिज्म इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा अब धीरे धीरे रोल मॉडल होता जा रहा है और अभी हाल फिलहाल वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ है। यस मैम। कब खत्म हुआ है ये वाइब्रेंट गुजरात समिट? यस मैम, 10 से 12 जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात समिट का 10th एडिशन हुआ था मैम। तो क्या उसमें क्या मेजर गोल्स क्या रहते हैं? मैम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, उसमें पूरे इंडिया और वर्ल्ड से इन्वेस्टर को बुलाया जाता है और MOU करवाए जाते हैं और किन किन क्षेत्रों में गुजरात की स्ट्रेंथ है और जो भी कोई इश्यू हो रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। और इस बार 10 लाख करोड़ के MOUs ऑलरेडी हो चुके हैं मैम। अच्छा, आप इंफॉर्मेशन सर्विसेज में हैं और आपने वीडियो के तौर पे भी आपने काम कर रखा है, तो आप मुझे ये बताइए कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज में विशेषकर अभी जैसा है आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन की बात करें तो इनकी लोकप्रियता कम क्यों हो गई है? क्या लगता है कि सरकार को इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये फिर से उस तरह की पॉपुलैरिटी को गेन कर सके? मैम आकाशवाणी का मैं एक बताऊं तो डिजिटल माध्यम बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया, उसकी वजह से और इंटरनेट बेस्ड न्यूज़ आ रहे हैं तो मैं भी उसकी थोड़ी पॉपुलैरिटी कम हुई है। बट जो दूरदर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं मैम। जैसे कि उसमें HD चैनल ला सकते हैं, प्लस उसमें कुछ वाइब्रेंसी और जो वो होते हैं कलर्स वगैरह उसको हम स्टूडियो मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं मैम। प्लस हमने DD इंडिया जो है वो इंटरनेशनल करंट अफेयर और न्यूज़ के लिए बनाई हुई है मैम। और जो DD न्यूज़ थी वो उसको प्रॉपर हिंदी मीडियम में करें। प्लस हम डिजिटल माध्यम में जा रहे हैं। अभी जो प्रसार भारती की सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस है वो मैम 2 करोड़ सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी है। ओके। तो मैम हम वेबसाइट और डिजिटल माध्यम में भी जा रहे हैं। अच्छा, डिजिटल डिविडेंड सुना है आपने? क्या होता है ये? मैम डिजिटल डिविडेंड्स एग्जैक्ट टर्म को मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो मुझे समझ में आ रहा है इसका मतलब कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम अपने सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे एकदम जड़ कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका अभी भी इससे दूर है। यस मैम। डिजिटल डिविडेंड अगर बात किया जाए तो इसमें यही बात आती है कि एक तबके ने डिजिटली माध्यम से अपने आप को सशक्त किया है और एक तबका अभी भी वंचित है। जी मैम। तो इसके बारे में ही मैं आपसे पूछ रही थी। जी मैम, तो इसका मैं जो सामान्य लैंग्वेज में समझ पा रहा हूँ, आप डिजिटल डिवाइड की बात कर रहे हैं। हाँ। यस। तो डिजिटल डिवाइड में मैम अभी भी रूरल जगहों पे इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है कंपैरेटिवली टू द अर्बन। प्लस जो फीमेल है वो टेक्नोलॉजी का उतना बेनिफिट नहीं ले पाए हैं मैम। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं मैम। ओके, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न है आपके हॉबीज़ का कि आपने स्टेट लेवल पे खेल महाकुंभ में आपने पार्टिसिपेट किया है? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ओके। क्या है ये खेल महाकुंभ? खेल महाकुंभ मैम 2009 में गुजरात गवर्नमेंट ने एक स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाने का एक प्रावधान है, जिसमें अभी 31 गेम्स हैं जो स्कूल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैम। ओके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बता दीजिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्लस पॉलिसी, प्लस अवार्ड्स, और जो कोई भी बेसिक नेसेसिटीज हैं स्पोर्ट्स में वो डेवलप करने का काम करता है। ओके, थैंक यू सर। हेलो चंद्रेश, यस सर। आपने जामनगर में काफ़ी समय बिताया है, 2 साल आप रहे थे। मुझे आप बता सकते हैं जामनगर का क्या क्या महत्व है, किन किन चीज़ों के लिए फेमस है जामनगर? सर जामनगर है वो इंडिया का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, फर्स्ट नंबर का डिस्ट्रिक्ट है जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है कि, और वहाँ रिलायंस सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है? सर पेट्रोलियम जो रिफाइंड प्रोडक्ट हैं। ओके। और सर ब्रास इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर है। ओके। एयरफोर्स का भी है कुछ वहाँ पे? यस सर, और नेवल INS वालसुरा भी है सर। ओके। और मरीन कुछ है वहाँ पर? सर मरीन नेशनल पार्क है सर। क्रिकेट देखते हैं आप? यस सर। रणजी कहाँ पैदा हुए थे? रणजी कहाँ के हैं? रणजीत सिंह सर जामनगर जामनगर के हैं, काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा जामनगर रिफाइनरी का हब है, और भी है रिफाइनरी वहाँ पर? सर नायरा इंडस्ट्री की रिफाइनरी है। एसआर होती थी ना पहले वो? यस सर। अच्छा ये बताइए, जामनगर में ही क्यों है इतना बड़ा रिफाइनिंग हब? कोई खास वजह वहाँ पर इतना बनाया गया? सर आई थिंक जो एक तो जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ से सर ऑयल इंपोर्ट करना इजी रहता है, इसकी वजह से सर, और एक्सपोर्ट भी इजी रहता है US और प्लस गल्फ की कोई भी मार्केट, यूरोपियन मार्केट। ओके। तो सारी रिफाइनरीज ऐसे तो फिर वेस्ट कोस्ट पे ही लगा देनी चाहिए। भारत सरकार IOCL वगैरह अगर आप देखेंगे, कहीं पानीपत में लगा रहे हैं, कहीं बठिंडा में लगा रहे हैं, कहीं बरौनी में है उधर, सर तो उसका क्या कारण है फिर? आई थिंक सर जो इंटीरियर क्षेत्र में भी जो रिफाइनरी है वो इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करने के लिए की जा रही हैं, प्लस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफाइनरीज हैं उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो उसके लिए सर कोस्ट लाइन पे रखना चाहिए सर। ओके। कुछ डेवलपमेंट का कुछ था इसकी वजह, रीज़न के बैलेंस डेवलपमेंट हो? जब प्लानिंग कमीशन बना था तब सर रीजनल डेवलपमेंट करने के लिए सर कुछ इंसेंटिव वगैरह दिए जाते थे, तो वही उस टाइम रीजन रहा होगा। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, फेक न्यूज़ से क्या समझते हैं आप? सर फेक न्यूज़ में सर मिस इन्फॉर्मेशन प्लस डिस इन्फॉर्मेशन दोनों होता है। जो एक फ़र्क है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में? यस सर। क्या फ़र्क है? सर मिस इन्फॉर्मेशन में सर अब जो झूठी न्यूज़ है या तथ्यों के आधार पर नहीं है, बट उसमें सर इंटेंशन गलत नहीं होता, बट डिस इन्फॉर्मेशन में सर इंटेंशन क्लियरली गलत होता है सर। ओके। भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए? यस सर। सर एक तो वो फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए PIB में फैक्ट चेक यूनिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी न्यूज़ है उसको प्लस सोशल मीडिया में जो रेगुलेट करने के लिए 2021 में IT इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस जारी की गई थी सर, और अभी सर डीप फेक वगैरह को भी उसी रूल्स के अंतर्गत हम कर्व करते हैं सर। गाइडलाइंस का बताएंगे कुछ, क्या क्या उसके मेन यस प्रावधान थे उस गाइडलाइंस में? सर वो गाइडलाइंस में एक तो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज बनाया गया है, प्लस उसमें थ्री टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है, सेल्फ रेगुलेशन प्लस एसोसिएशन ऑफ सोशल। ठीक है, समझ गए। अच्छा अब एक क्रिटिसिज्म ये होता है, कुछ हैं एक्सपर्ट जो कहते हैं कि सरकार का काम नहीं होना चाहिए, जो FCSU बनाया है वो फैक्ट चेक करना सरकार का काम नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर मान लीजिए सरकार की किसी नीति का कोई विरोध करता है तो हो सकता है कि फेक न्यूज़ के तहत वो सरकार उसको दबा दे। तो आपका क्या विचार है इस बारे में, ये क्रिटिसिज्म वैलिड है? आई थिंक सर जो अभी PIB में फैक्ट चेक होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही फैक्ट चेक होता है, प्लस जो ऑन द रिकॉर्ड है उसका ही हम फैक्ट चेक करते हैं सर। प्लस फ्यूचर में सर मुझे लग रहा है कि पब्लिक ऑर्डर और सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्लस फॉरेन कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन, इस मामलों में सर हम फैक्ट चेक कर सकते हैं और मे बी रेगुलेशन भी हो सकता है। नहीं, सवाल यह था कि अगर मान लीजिए सरकार की नीति का विरोध हो रहा है, क्या सरकार उसको दबा सकती है फेक न्यूज़ कह के? मान लीजिए कि किसी को
ग्रेवेंस है कि नहीं ये फेक न्यूज़ नहीं थी, बट पीआईबी ने कहा इसको हटा लीजिए, क्रिटिसिज्म था, तो कोई रेमेडी है उसकी? कोई उसके पास है कि गलत तरीके से पीआईबी ने दबा दिया है? सर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, बट सर पीआईबी, मैं उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग किया हुआ है वो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट में, तो सर इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि आपके पास सब्सटेंशियल रिकॉर्ड नहीं है तब तक आप कोई न्यूज़ को डिक्लेयर नहीं कर सकते इट इज़ अ फेक न्यूज़। ओके, तो अगर आपको करना है आप तथ्यों के आधार पर कीजिए, जो भी आपको करना है, तो आपको लगता है सही है? यस सर, डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, कच्छ में, भुज में रहे हैं आप, कच्छ, वहाँ भूकंप क्यों आया था 2001 में? जनरली हम देखते हैं पहाड़, मतलब हिमालय रीजन में रहता है, भुज में जो आया था वो काफ़ी बड़े मैग्नीट्यूड का था, कोई खास वजह थी उसकी? सर प्लेट टेक्टोनिक्स की जो 3 प्लेट्स हैं उसका मिलन वहाँ पे होता है सर, उसकी वजह से सर वहाँ पे कंटिन्यूअसली। वहाँ पर कौन सी प्लेट मिलती हैं वहाँ पर? सर एक तो यूरेशियन प्लेट्स है, प्लस जो अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, प्लस आई थिंक जो अरेबियन माइनर प्लेट्स है, वो सर तीनों का वहाँ पे मिलन होता है सर। ठीक है, थैंक यू चंद्रेश, मेरी तरफ से इतना ही। चंद्रेश जी, यस सर। आप थोड़ी देर के लिए स्टेप आउट करें, हम लोग बुलाते हैं। जी सर, थैंक यू मैम। चलिए, अच्छा है आपका। जी सर। हम लोग बताना चाहेंगे आपको कि एक तो कि आप शेव करके जाएंगे। हाँ यस सर, क्लीन सर। हैं? यस सर। कुछ शेव कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, नीट लगता है। यस सर। और थोड़ा टाई आप या तो दूसरा ले लें या नहीं प्रेस सर, वो चेंज प्रेस कर करा के जाएंगे। यस नीचे थोड़ा रफल्ड सा लग रहा है। सर। न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा नहीं आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, या मज़ा तो का शब्द का उपयोग ठीक नहीं। ठीक है सर। जिस तरह से अभी आपने स्माइल किया ना, कभी कभी इंटरव्यू के दौरान भी स्माइल किया करिए। जी ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर पे फोकस रहे ज़रूर, लेकिन कभी कभी स्माइल भी कर दिया करिए। जी सर। जब जो मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं की ओर आप नज़र रखें जवाब देने वक्त। ओके आप थोड़ा इधर उधर भी हो जाते हैं।